सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल की क्लास में जो हमने समझा था, जो बातें हमने पढ़ी थी वो स्वरों के अंतर्गत थी और स्वरों पे हमने सारी बातें जान ली थी। स्वरों का वर्गीकरण देखा था और उसके अंतर्गत जितनी बातें पढ़नी थी, समझनी थी, वो सारी बातें जान ली। और उसी का जो अंतिम टॉपिक था वो कौन सा था? आगत स्वर। आगत स्वर, इस आगत स्वर तक हमने कल जान लिया था। तो आज थोड़ा और देख लेते हैं आगत स्वर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगत स्वर किस भाषा का है, प्रयोग हिंदी में हुआ है, जो शब्द बनेंगे उसके बाद वो किस भाषा के बन जाएंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगत स्वर की बात करें तो आगत स्वर का सिंबल इस प्रकार से रहता है। और ये जो आगत स्वर है ये किस भाषा से लिया गया, तो आप ध्यान रखना अरबी भाषा से, ठीक है। और इसका प्रयोग किस भाषा में होता है, तो आप ध्यान रखना हिंदी भाषा में। जैसे हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो कोई एक हिंदी का शब्द लेंगे, जैसे आप है, तो ये आप शब्द, अगर इस आप शब्द में आगत स्वर का प्रयोग किया जाए तो ये किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ऑफ, इस प्रकार से बनेगा, यानी ऑफ। और ये शब्द किसका बनेगा तब? अंग्रेजी का। तो यहाँ से ये चीजें ही आपको ध्यान रखनी थी। आगत स्वर अरबी भाषा का है और इसका प्रयोग हिंदी में हुआ है, और जब इस का प्रयोग हिंदी में हुआ है तो ये हिंदी का शब्द किसका बन जाएगा? अंग्रेजी का बन जाएगा। तो यहाँ से एक चीज पहले ही आप स्पष्ट कर लेना कि आगत स्वर यानी इस प्रकार का जो सिंबल है, जिस भी शब्द में आपको दिखे वो सभी शब्द कैसे होंगे? अंग्रेजी भाषा के होंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो मुख्य टॉपिक है वो हमारा अयोगवा का है। अयोगवा के अंतर्गत जानना है कि अयोगवा क्या है। कल हमने स्वर में ही अयोगवा का थोड़ा जिक्र करा था कि अयोगवा को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया, ये चीज स्पष्ट करेंगे। फिर हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो अयोगवा है जब स्वरों में नहीं रखा तो व्यंजन में रखना चाहिए, उसमें भी स्पष्ट करेंगे। ये आपको सभी को पता है कि ये ना स्वर में रखा जाता है ना व्यंजन में रखा जाता है, इसलिए इनको नाम अयोगवा दिया जाता है। लेकिन क्यों नहीं रखा गया, ना स्वर में रखा गया ना व्यंजन में रखा गया, यही चीज हम स्पष्ट करेंगे। कारण जानेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण इन अयोगवा को स्वर और व्यंजन में स्थान नहीं मिला। तो आप अयोगवा में आप जानते हैं कि दो ध्वनियां रहती है, अंग और अह, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको अनुस्वर बोला जाता है और इसको बोला जाता है विसर्ग, ठीक है। इसको विसर्ग बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुस्वर है, तो आपका जवाब रहेगा ये। और ये अंगह है, जिसको आप अंगह बोलते हैं, ये क्या है? विसर्ग, इसका नाम है। और इसी के जैसी एक और ध्वनि रहती है, यानी एक और ध्वनि रहती है हिंदी में, जिसको क्या बोलते हैं हम? चंद्र बिंदु, जबकि इसका नाम क्या है? अनुस्वर है, अनुनासिक है, सॉरी अनुनासिक, इसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक। तो इससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी बने कि निम्न में से अनुस्वर कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक और आगत स्वर, इस प्रकार के आपके पास ऑप्शन बनते हैं। तब आपको विशेष करके इनके नाम ध्यान रखने हैं। आगत स्वर है इस प्रकार का, और इस पे जो एक नुक्ता लग गया ये क्या बन जाएगा? अनुनासिक बन जाएगा। और ये जो अंग है इसको विसर्ग बोलते हैं और इसको अनुस्वर बोलते हैं। आप जानते हैं इनके मूल कारण कि स्वर में क्यों नहीं रखा गया। चलिए देखते हैं अयोगवा स्वर क्यों नहीं है। तो हमने कल देखा था कि जो स्वर है, इन स्वर की अपनी क्या शर्त रहती है कि जब शब्द निर्माण होता है तो वो शब्द निर्माण में कैसी भूमिका देंगे कि हम सदैव व्यंजन के बाद चलेंगे, ठीक है। और वो भी मात्राओं के रूप में। जैसे एक शब्द है समाज, ठीक है, एक शब्द समाज, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सौ है, इस सौ में किसकी मात्रा है? औ की। और मौ में किसकी मात्रा है? मौ में किसकी मात्रा है? आ की। तो आपको यही से स्पष्ट हो रहा है कि पहले व्यंजन है उसके बाद स्वर है, पहले व्यंजन उसके बाद स्वर, पहले व्यंजन उसके बाद स्वर। तो स्वरों की, सभी स्वरों की ये भूमिका रहती है कि हम व्यंजन के बाद प्रयोग में आएंगे, वो भी किसके रूप में? मात्राओं के रूप में। अगर आप दोनों इसी प्रकार से शब्द निर्माण में भूमिका निभाते हैं तो आप हमारी कैटेगरी में हैं। अगर आप दोनों इस प्रकार से भूमिका नहीं निभाएंगे तो आप हमारी कैटेगरी में नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने स्पष्ट यही करना है, क्या ये दोनों भी स्वरों की भांति शब्द निर्माण में प्रयोग देता है, अर्थात व्यंजन के बाद जुड़कर शब्द निर्माण करता है या नहीं। तो इनको स्पष्ट करेंगे। अयोगवा स्वर क्यों नहीं है, एक कारण जानेंगे कि अयोगवा स्वर क्यों नहीं। तो आप ध्यान रखना, जैसे उदाहरण है संवाद, और इसके अंतर्गत जैसे सौ प्लस, अ प्लस, अंग प्लस,
आ प्लस द प्लस, ये सभी वो ध्वनि है जो इस शब्द में जुड़ी है। अर्थात इस शब्द का जिन जिन ध्वनियों से निर्माण हुआ है उन सभी ध्वनियों को अलग अलग कर दिया। इसको क्या बोला जाता है? वर्ण विच्छेद बोला जाता है। इसके अंतर्गत हमने स्पष्ट करना है कि ये दोनों ध्वनियां स्वर क्यों नहीं है, अर्थात स्वर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया। तो आप सभी जानते हैं कि स्वर की क्या शर्त रहती है कि हम व्यंजन के बाद आते हैं। ये पॉइंट आप विशेष कर ध्यान रखना कि हम व्यंजन के बाद आते हैं। तो ये भी व्यंजन है, इसके ठीक बाद स्वर है, ये भी व्यंजन है, इसके ठीक बाद स्वर है, ये भी व्यंजन है, इसके ठीक बाद स्वर है। अब सवाल हमारा यहाँ है, ठीक है, इसको समझना है। अगर ये स्वर होते तो किसी व्यंजन के बाद होते, किसी व्यंजन के बाद होते, जबकि ये किसी व्यंजन से पहले आ रखे हैं। और यही रीजन इसको स्वरों से अलग करता है, यही रीजन इसको स्वरों से अलग करता है। इसलिए इन दो ध्वनियों को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब इसके आगे हमने ये स्पष्ट करना है, अगर ये स्वर नहीं है तो फिर इनको व्यंजन में रखना चाहिए था। अगर ये स्वर नहीं है तो इन दोनों को फिर व्यंजन में रखना चाहिए। लेकिन फिर उसके आगे हम देखते हैं कि इन दोनों को व्यंजन में भी नहीं रखा गया। व्यंजन के साथ ऐसी क्या समस्या आ जाती है कि इन दोनों को व्यंजन की कैटेगरी से भी हटा दिया गया। तो ये स्पष्ट करते हैं। अब स्पष्ट ये करना है कि अयोग व ये दोनों ध्वनियां व्यंजन क्यों नहीं है। तो यहाँ पर पहले ये जानेंगे कि जो व्यंजन है इसकी शर्तें क्या रहती है। इसकी शर्तें रहती है कि हमारा जब शब्द निर्माण में प्रयोग होगा तो स्वरों से पहले हमें प्रयोग में लाए जाएंगे। कैसे? स्वरों से पहले। अगर इस प्रकार से आप दोनों चलेंगे तो आप हमारी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अगर इस प्रकार से दोनों नहीं चलेगी तो आप हमारी कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। अब देखना ये है कि व्यंजन की शर्तें क्या है कि स्वर से पहले, यानी इस स्वर से पहले चलेंगे। ठीक है, तो ये भी स्वर है, इससे पहले चलेंगे, ये भी स्वर है, इससे पहले क्या रखें? व्यंजन आ रखें। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये जो अयोगवा है, अयोगवा का क्या, कौन सी ध्वनि है? अनुस्वर। इस अनुस्वर की समस्या ये है कि ये व्यंजन की भांति ठीक नहीं है, अर्थात स्वर से पहले नहीं आ रखे बल्कि ये व्यंजन से पहले आ रखे। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ठीक बाद क्या है? व्यंजन है। तो ये किससे पहले आ रखा? व्यंजन से पहले आ रखा, इसलिए इसको व्यंजन की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता। दोबारा समझ लेंगे एक बार। व्यंजन की शर्त क्या है कि स्वर से पहले आएंगे। जितने भी स्वर है इससे पहले व्यंजन है, जितने भी स्वर है इससे पहले व्यंजन है। लेकिन ये कहाँ आ रखा? ये व्यंजन से पहले आ रखा है। ये विपरीत चल रहा है, स्वर से पहले नहीं है बल्कि किससे पहले? व्यंजन से पहले। इस प्रकार का तो इसका नियम ही नहीं है, इसलिए इसको व्यंजन की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया। अब आपको दोनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि जो अयोगवा है ना व्यंजन में रखे गए ना स्वर में रखे गए, इसलिए नाम अयोगवा पड़ा। और क्यों नहीं रखे गए, ये दोनों ही बातों में विपरीत चलते हैं। स्वर की अपेक्षा भी विपरीत चलते हैं और व्यंजन की अपेक्षा भी विपरीत चलते हैं, इसीलिए बीच में ही रहते हैं, इधर के ना उधर के। ठीक है, अगर आपके मन में हिंदी से लेकर कुछ भी संदेह रहता है या जो हमारे टॉपिक चले हैं या चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से सवाल पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम कि जो हमने स्वर पढ़ा, इन स्वरों की मात्राएं होती हैं और ये मात्राओं के रूप में कैसे योगदान देते हैं, अर्थात हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी में स्वरों की मात्राएं। अगर हम स्वरों की मात्राएं की बात करें तो आप जानते हैं कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं और इन्हीं की मात्राएं लिखी जाती है। तो सवाल ये है कि 11 स्वर होते हैं तो मात्राएं भी कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की कितनी मात्राएं होती है, ऑप्शन आपके पास है 13, 11, 10, 15, तब यहाँ थोड़े फंसने की नौबत आ सकती है। इसलिए आप विशेष कर ध्यान रखना, हिंदी में स्वर तो कितने हैं? 11, जबकि मात्राएं इनकी कितनी होती है? मात्राएं होती है इनकी कितनी? 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम अ की बात करें तो अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। और अ जब किसी व्यंजन में लिखा जाता है तो इस प्रकार से, जैसे हमने क लिखा तो इस प्रकार से। अगर इस ध्वनि से हमने अ अलग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क के नीचे हलंत लगा देंगे, तब हमारी अ ध्वनि बाहर निकलेगी, जबकि इसमें कोई अलग से दिखाई नहीं देगी कि इसमें अ की मात्राएं हैं। पहचान सिर्फ ये है कि नीचे हलंत नहीं लगा। अगर हलंत नहीं लगा इस पे, अगर इस तरीके से हलंत नहीं लगा तो आप पहले समझ जाना कि इस पे अ ध्वनि का समावेश है। अगर हलंत लग गया तो इस पर अभी कोई भी स्वर मात्रा समाहित नहीं है।
अगर आ की बात करें तो आ की बात इस प्रकार से, अगर आ की मात्रा की बात करें तो आ इस प्रकार से देती है अपनी मात्रा, ठीक है। जो ये पीछे डंडा है जिसको क्या बोला जाता है, खड़ी पाई बोला जाता है, इसको खड़ी पाई बोला जाता है। और एक डंडा किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। और छोटी की मात्रा आप सभी जानते हैं कौ पे इस प्रकार से जुड़ेगी इस तरीके से, और बड़ी की मात्रा किस प्रकार से, कौ पे इस प्रकार है, और छोटों की मात्रा इस प्रकार से, बड़ों की मात्रा इस प्रकार से, और री की मात्रा इस प्रकार से, जैसे कृषि लिखते हैं। तो ये सभी मात्राएं हैं, लेकिन इन सभी मात्राओं में आपको ध्यान क्या रखना है कि हिंदी में जो स्वरों की मात्राएं होती है वो कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और इन मात्राओं की जो मुख्य भूमिका है वो शब्द निर्माण में रहती है। अगर ये मात्राएं नहीं होती तो किस प्रकार से लिखे जाते शब्द, तब हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे सौ, अ, म, आ, ज, अ, ये रहता है इस प्रकार से। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी गलत है और समय भी लग रहा है, और इस प्रकार का एक कंफर्टेबल भी नहीं बन रहा शब्द, ये बिल्कुल अजीब शब्द बन रहे हैं। और जब शब्द निर्माण होता है तो ये स्वयं नहीं आती, ये स्वयं तब आते हैं जब इनको जुड़ने का विकल्प नहीं होता। जैसे आज शब्द है, जैसे आज शब्द है, तो ये अगर आ की बात करें तो आ मात्राओं के रूप में भी आ सकता है, लेकिन इससे आगे कोई व्यंजन नहीं। अगर इससे आगे व्यंजन होता तो आ अपनी भूमिका किस रूप में देता, मात्राओं के रूप में देता। तो ध्यान क्या रखना है कि जो सभी स्वर हैं ये शब्द निर्माण में अपना योगदान मात्राओं के रूप में देता है, और मात्राएं क्या होती हैं, स्वरों का एक छोटा परिवर्तित रूप होता है। तो यहाँ तक का आज हमारा टॉपिक था। इससे आगे चलेगा हमारा व्यंजन, और व्यंजन के अंतर्गत जानेंगे क्या क्या बातें पढ़नी, क्या क्या बातें समझनी है, और किस प्रकार से उसे याद करेंगे। तो आप बने रहिएगा। धन्यवाद।